बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मरीन स्ट्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का, हम देखेंगे कि प्लेन स्ट्रेन जो है वो हम बेस्ड ऑन द मेजरमेंट लाइक यूजिंग एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस टेक्निक आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन मेजरमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह से हैं कि जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, स्ट्रेन आर ऑफ्टन ईजियर टू मेजर देन द स्ट्रेस। स्ट्रेन को मेजर करना आसान होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेस। सो देयरफॉर वी कैन ऑफ्टन यूज द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस टेक्निक्स टू मेजर द स्ट्रेन। तो हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के थ्रू भी स्ट्रेन को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेसेस बेसिकली बॉडी के इंटरनल अप्लाई हो रही होती है, और जो स्ट्रेन है वो बॉडी की फिजिकल उसमें जो चेंजेस हो रही होती है, लाइक उसकी शेप चेंज हो रही होती है वाइल अप्लाइंग द loading. So that's why we can use some gauges to measure the strain. So strains are often measured on a free, unstretched surface of a member. So this condition is called plane stress. So just recall, we study the two-dimensional or plane of stress in which we say the sigma in the z direction or shear stress hz and zh, and shear stress yz or zy is 0. So यहाँ पे हमने ये कहा था कि जो हमारी z डायरेक्शन है उसके अंदर कोई भी स्ट्रेसेस जो है वो एक्ट नहीं कर रही, और जो हमारी स्ट्रेन है z डायरेक्शन के अंदर it is a principal strain. So there are no shear स्ट्रेन ऑन द जी फेस। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेस ब्लॉट है इसके अंदर जी एक्सिस के ऊपर कोई भी shear की जो फोर्स है वो अप्लाई नहीं हो रही इन जी डायरेक्शन। लेकिन जो स्ट्रेन है वो यहाँ पे जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी उस जी डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस या shear जो आपके पास स्ट्रेस है वो अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन स्ट्रेन जो है वो उसके अंदर अप्लाई हो सकती है और उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो रही, जैसा मैंने प्रीवियस कल के लेक्चर के अंदर आपको बताया था। So for small deformation, it can be shown that in plane normal strains are not affected these out of plane displacements, and the plane strain equation of and the Mohr circle for plane strain representation are valid for the case of plane stresses when measurements are made on the free surface. तो जब हमारे पास स्मॉल डिफॉर्मेशन होती है तो उसके ऊपर ये देखा जा सकता है कि जो हमारी इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेन है वो अफेक्ट नहीं होती आउट ऑफ प्लेन डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो जो प्लेन स्ट्रेन की इक्वेशन है और जो मोहर सर्कल है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब वो वैलिड होता है फॉर दैट केस ऑफ प्लेन स्ट्रेस व्हेन यू आर गोइंग टू मेजर द फ्री सरफेस, जब आप फ्री सरफेस को मेजर कर रहे होते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर द प्लेन स्ट्रेन अप्लाई टू स्ट्रेन इन द प्लेन स्ट्रेसेस as well as transformation equation for plane stresses can be used for stresses in the plane strain. तो हम प्लेन स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर प्लेन स्ट्रेन को अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली टू स्ट्रेन इन द प्लेन स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस को मेजर करने के लिए। और इसी तरीके से हम प्लेन स्ट्रेसेस जो कि यूज की जाती हैं स्ट्रेसेस की इक्वेशन के लिए उसको हम प्लेन स्ट्रेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज है जिसकी मदद से हम स्ट्रेन की वैल्यू को मेजर करेंगे। सो फॉर दैट केस हम जो स्ट्रेन गेज है उसको जब बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसकी चेंज इन लेंथ जो होगी स्ट्रेन गेज की वाइल अप्लाइंग ऑन द स्पेसिमन और द बॉडी, देन यू कैन सी कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो मेजर्ड होगी। मतलब जब आप स्ट्रेन गेज को किसी स्पेसिमेन के ऊपर अटैच करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो चेंजेस अटर हो रही है और उसको आप फिर मेजर कर लेते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो कैलिब्रेट की जाती है थ्रू स्ट्रेन, और दे एनी रीडिंग कैन बी कन्वर्टेड टू स्ट्रेन। तो उसके बाद जब आप जो रीडिंग्स आती हैं उनको आप फिर स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली जैसा मैंने अभी बताया मेजरमेंट्स आर द कैलिब्रेटेड टू द मेजर स्ट्रेन। तो ये मेरे पास स्ट्रेन ब्लॉट है जस्ट लाइक द स्ट्रेस ब्लॉट। यहाँ पे मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू अप्लाई हो रही है, और यहाँ पे मेरे पास shear स्ट्रेन जो है गामा एक्स वाई वो अप्लाई हो रहा है। सो स्ट्रेन गेज मेजर
नॉर्मल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन गेज की मदद से हम जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन शीयर स्ट्रेन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो नॉर्मल स्ट्रेन है 3 डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं, और यूजिंग द स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द शीयर स्ट्रेन। So the strain gauges are basically the rosets. They are used as the roset. Like standard grades are 45 degree and 60 degree. So positive gauge orientation angles are measured counterclockwise from the axis. So strain gauges जो हैं वो हम उनको एज अ रोसेट की सूरत में यूज करते हैं, और हमारे पास स्टैंडर्ड जो ग्रेड्स हैं वो 45 और 60 डिग्री के अवेलेबल हैं। और जो हमारे पास पॉजिटिव गेज की ओरिएंटेशन होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे स्ट्रेन गेज के रोसेट्स को शो किया हुआ है 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। यहाँ पे एंगल मेरे पास अलोन एक्स एक्सिस 0 है, देन एट 45 डिग्री एंड देन फाइनली 90 डिग्री। तो 45 और 45 इज इक्वल टू 90। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, फिर 60 एंड 120 डिग्री है। सो पॉजिटिव गेज ओरिएंटेशन एंगल्स आर मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये मेरे पास एक कैन है जिसके ऊपर मैंने स्ट्रेन गेज को अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री की स्ट्रेन गेज जो है यहाँ पे अप्लाई की हुई है थ्रू वायर। तो जब इसमें से करंट पास होगा तो इसके अंदर वायर के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाए, जिसके थ्रू हम अपनी स्ट्रेन की वैल्यू को मेजर कर लेते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये नॉर्मल स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डेवलप किया था। तो चूंकि अब हमारे पास यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, एक एंगल ए है, बी है और सी है। इन एंगल्स के लिए हम यहाँ पे सिंपली इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दीज एंगल। तो ये इक्वेशन मेरे पास एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन एच कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस एप्सिलॉन वाई साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस गामा एक्स वाई साइन थीटा ए कोस थीटा ए। तो यहाँ पे सारी जो नोटेशन है मेरे पास वो ए के साथ आ जाएंगी, क्योंकि मैं ए की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास बी और सी के लिए भी ये इक्वेशन अवेलेबल है। सिंपल इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, and then we have three unknown and the three equations, so we can solve these equation and find these three unknown, that is sigma x, oh sorry, epsilon x, epsilon y, or the gamma xy, or you can say shear strain xy। चलें जी, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास 45 डिग्री स्ट्रेन रोसेट को यूज किया हुआ है, जिसको प्लेस किया है सरफेस के ऊपर एट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इंजीनियरिंग पार्ट, एंड देन वी आर मेजर द फॉलोइंग ई एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन बी एंड एप्सिलॉन सी। तो हमारे पास जो एप्सिलॉन ए है वो 350 माइक्रोन मिलीमीटर ओवर मिलीमीटर है। इसी तरीके से ई ओवर जो एप्सिलॉन बी है उसकी वैल्यू हमारे पास 400 माइक्रोन है। म्यू इज बेसिकली 10 raised to power minus 6 and epsilon c is equal to 600 micron. So we have to use the gauge was aligned with the x axis। तो जो हमारी गेज है वो x axis के अलोन अलाइन की हुई है। We have to determine the in plane strain, that is epsilon x, epsilon y and gamma xy। एंड द पार्ट बी जो है हमारे पास उसके अंदर बाय यूजिंग द मोहर सर्कल वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड द मैक्सिमम इन प्लेन shear strain at that point, and also find the orientation of the principal plane from the given xy axis। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे ये 45 डिग्री की स्ट्रेन रोसेट है, तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है और यहाँ पे एंगल मेरे पास 90 डिग्री है। सो थीटा ए जो है वो मेरे पास 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा बी जो है वो मेरे पास 45 डिग्री हो जाएगा, और थीटा सी जो है वो मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 3 एंगल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 3 एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया। देन सिंपली यहाँ पे इन सब इन वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस किया। ये मेरे पास थीटा ए की वैल्यू आ रही दैट इज 0, थीटा बी की वैल्यू आ रही दैट इज 45 डिग्री एंड थीटा सी दैट इज 90 डिग्री। और जो मेरे पास ई ए है उसकी वैल्यू 350 मिलीमीटर है। सिमिलरली ई बी और you can say epsilon b is 400 micron and epsilon c is 600 micron। So now let's
plug in all these stuff into these equations. So फर्स्ट हम यहाँ पे एप्सिलॉन ए के अंदर अपनी वैल्यू को प्लग इन करते हैं। तो एप्सिलॉन ई जो ए है इसकी वैल्यू है मेरे पास 350 मिलीमीटर। तो मैं अभी यहाँ पे ये अगर मैं 3 इक्वेशन बना लेता हूँ तो मैं अभी इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास एप्सिलॉन ए की वैल्यू है 350, देन दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स कोस के थीटा मेरे पास 0 है प्लस ई वाई साइन स्क्वायर 0 गैमा एक्स वाई साइन 0 कोस 0। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज को प्लग इन किया। सो बाय ट्रिड एंट्रीज आई नो cos square 0 is equal to 1, sin square 0 is equal to 0, and sin 0 is again 0. So we come up with this solution Ex is equal to 350 mu millimeter over millimeter. तो ये मेरे पास जो Ex है उसकी वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको यूज करूँगा पहले, और इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास जो वैल्यू है ई सी की वो मेरे पास 600 है। तो मैं यहाँ पे 600 लिखता हूँ, और देन ई एच जो है वो मुझे पता है कि क्या है, वो मेरे पास 350 है। और कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस ई वाई अभी मुझे फाइंड करना है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री and plus gamma xy sin 90 cos 90। So I know कि जो cos 90 डिग्री है वो मेरे पास 0 है। So this term also be going to 0. So we come up with E or epsilon y is equal to 600 micron millimeter over millimeter। साइन स्क्वायर 90 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो मेरे पास ये एप्सिलॉन वाई जो है उसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे एप्सिलॉन सी जो है उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन सी के लिए जो इक्वेशन 2 है इसको यूज कर लेता हूँ, और अब इसके अंदर जब वैल्यूज को प्लग इन करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 400 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स कोस स्क्वायर 45 प्लस ई वाई साइन स्क्वायर 45 प्लस gamma xy sin 45 cos 45। तो ई एच जो है इसकी वैल्यू मुझे पता है, डेट इज 350, cos स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 0.5, और ई वाई जो है वो मेरे पास 600 है, sin स्क्वायर 45 इज अगेन 0.5, एंड here again sin 45 and cos 45 it will become 2.5. So after solving or rearranging this equation, we come up with this solution gamma x y is equal to minus 150 mu radian। तो ये मेरे पास आंसर आ गए। ऑलराइट जी, अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर हमें मोहर सर्कल के थ्रू इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो रिक्वायर्ड डाटा था और जो हमने कैलकुलेट की है वैल्यू ई एच ई वाई और शेयर स्ट्रेन एच वाई थी, तो उसको हम यहाँ पे स्ट्रेन ब्लॉक के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास ई वाई की वैल्यू आ रही है, मेरे पास जो ई एच है उसकी वैल्यू आ रही, और ये मेरे पास शेयर स्ट्रेन की वैल्यू आ रही। अब सबसे पहले मैं अपने वर्टिकल और हॉरिजेंटल वैल्यूज को इस ग्राफ के ऊपर प्लेस करूंगा।
तो सबसे पहले वर्टिकल वैल्यू को देख लेते हैं, और वर्टिकली मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे गैमा बाई 2 ले रहा हूँ, मेक श्योर, तो ये मेरे पास 150 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो दैट इज़ 350, 75, ये मेरे पास 8 पॉइंट आ गया। सिमिलरली एक सेकंड पॉइंट जो है मेरे पास, जो हॉरिजेंटल के लिए है, दैट इज 600 माइनस 75, एंड देन मैं इन लाइन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा। और अब मैं इस सर्कल को बना लेता हूँ। ये मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट कैसे आएगा जी? सेंटर पॉइंट के लिए मेरे पास वैल्यूज है 600 एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई 350 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 475 कॉमा 0, इस वैल्यू फॉर सेंटर। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को प्लेस कर देता हूँ, डेट इज 475 कॉमा 0। एंड फॉर रेडियस मेरे पास वैल्यूज हो जाएंगी 600 माइनस 475 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रा करूँ, अब मेरे पास यहाँ से रेडियस की वैल्यू जो है, ये जो हाइपोथेनिस है, इसकी वैल्यू आ जाएगी by simply summing these two sides by Pythagorean theorem. So we come up with R value is 145.8. It's our radius value. So हमें यहाँ पे अब gamma max निकालना है. So gamma max by 2 is again equal to 145.8, and gamma max is equal to 292 mu radian. तो इसको हम यहाँ पे ग्राफ के ऊपर शो कर लेते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 475 एक्स के लिए, एंड वाई के लिए है 145.8। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे अपनी जो गैमा मैक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली है, जो मुझे यहाँ पे पूछा हुआ था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एट द पॉइंट। अब हमें प्रिंसिपल जो स्ट्रेसेस हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन के ऊपर अप्लाई हो रही है उनको फाइंड करना है, दैट इज E1 एंड E2। और ये मेरे पास E1 है और ये मेरे पास E2 है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ E1 दैट इज 475 प्लस 145.8। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये बेसिकली 475 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए ये मेरे पास रेडियस था, तो 145.8 इसमें मैंने सम किया, तो मेरे पास ये E1 की वैल्यू आ गई 621 माइक्रोन मिलीमीटर ओवर मिलीमीटर। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, दैट इज 621 म्यू। और अब E2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो E2 और द एप्सिलॉन 2 जो है वो मेरे पास 475 फ्रॉम रेडियस टू दिस पॉइंट अप टू माइनस 145.8। एप्सिलॉन 2 मेरे पास आ जाएगा 392 म्यू मिलीमीटर ओवर मिलीमीटर। तो E2 की वैल्यू आ रही मेरे पास 392 म्यू। तो मेरे पास E1 और E2 जो है उन दोनों की वैल्यूज आ रही। अब मुझे यहाँ पे एंगल निकालना है ताकि मैं इस थर्ड पार्ट है इस प्लेन को एक्स एक्सिस के लोन ओरिएंट कर सकूं। तो मेरे पास यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 2 थीटा बाय पी। सो बाय दिस ज्योमेट्री आई नो कि साइन यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ये अगेन मैंने उसी स्ट्रेस जो मोहर सर्कल है उसको यहाँ पे ड्रा किया है फॉर सिंप्लिसिटी। तो ये जो एंगल है मेरे पास दैट इज 2 थीटा बाय पी। इसको मुझे कैलकुलेट करना है। सो बाय
this geometry, I know that sine 2 theta by p is equal to 75 over 145.8. ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 थीटा बाई पी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, दैट इज 30.96 डिग्री। सो थीटा पी जो है मेरे पास वो इसे 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 15.5 डिग्री, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, ये एंगल आ गया मेरे पास 15.5। यहाँ पे जो मेरे पास स्ट्रेस है, सॉरी स्ट्रेन है, दैट इज 621 माइक्रोन millimeter over millimeter, सिमिलरली हेयर। और यहाँ पे जो मेरे पास स्ट्रेन है दैट इज 329 माइक्रोन मिलीमीटर over मिलीमीटर, दैट्स इट। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसी इक्वेशन को, अगर हम यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री रोसेट यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि एंगल इज बेसिकली इक्वल टू 0, 45 एंड 90 डिग्री। तो जब आप इन एंगल्स को इसमें प्लग इन करेंगे तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डेवलप हो जाएंगे फॉर 45 डिग्री स्ट्रेन। अब आप इस इक्वेशन को या फिर इन इक्वेशन को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लाइक जब आप यहाँ पे कोस जीरो करेंगे, साइन स्क्वायर और जीरो करेंगे और साइन जीरो कोस जीरो करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास अगेन जो ई एच है वो बराबर हो जाएगा ई ए के। सिमिलरली यहाँ से आप ई वाई और शेयर स्ट्रेन एच वाई जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली प्लग इन दी एंगल वैल्यू। और फॉर द केस ऑफ 60 डिग्री स्ट्रेन रोसेट आपके पास ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाएंगे। तो आप इन दोनों मेथड को जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप यूज कर सकते हैं सोल्व करने के लिए। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें मेरे पास एक स्टेट ऑफ स्ट्रेन है जो एट पॉइंट ए के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर अटैच की हुई है, और जो स्ट्रेन मेरे पास है वो 60 डिग्री की है। माई लाइक ये एंगल मेरे पास 0 है, ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। और मेरे पास ई ए की वैल्यू है 60 माइक्रोन, ई और एप्सिलॉन बी की वैल्यू है 135 माइक्रोन, एप्सिलॉन सी की वैल्यू है 264 माइक्रोन। सो आई हैव और सो वी हैव टू डिटरमिन द इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेन एट द पॉइंट एंड द डायरेक्शन इन विच दे एक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल निकाल लेते हैं और एंगल जो हमें वो गिवन है दैट इज थीटा ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंड देन बाय यूजिंग दीज इक्वेशन, सिंपली मैं इन इक्वेशन को यूज करूंगा तो मेरे पास जो ई एच की वैल्यू है वो आ जाएगी 60 माइक्रोन। अगेन दिस म्यू इज इक्वल टू 10 raised to power minus 6। देन मैं शेयर स्ट्रेन एक्स वाई जो है वो कैलकुलेट करता हूँ, डेट इज 2 ओवर अंडर 3 135 माइक्रोन माइनस 264 माइक्रोन। सिंपली मैं इन वैल्यूज को प्लग इन कर रहा हूँ और मेरे पास आंसर आ जाएगा -149 माइक्रोन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट epsilon y, that is equal to 1 over 3 2 times 135 micron plus 2 times 264 micron minus 60 micron। सो मेरे पास एप्सिलॉन वाई की जो वैल्यू है डेट इज 246 माइक्रोन जो है वो आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे जो ई एक्स और ई वाई और एप्सिलॉन और सॉरी गैमा एक्स वाई जो वो कैलकुलेट कर लिया था, अब हम यहाँ पे स्ट्रेन ब्लॉट जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो स्ट्रेन ब्लॉट के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेन ड्रा करता हूँ और ये मेरे पास शेयर स्ट्रेन आ रही और ये मेरे पास
नॉर्मल स्ट्रेन जो है वो आ रही। सो मेरे पास जो एप्सिलॉन वाई है इज इक्वल टू 246 माइक्रोन और एप्सिलॉन एक्स जो है वो मेरे पास है 60 माइक्रोन और shear स्ट्रेन जो है वो मेरे पास है 149 माइक्रोन। अब इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए हम यहाँ पे ड्रा करते हैं अपना मोहर सर्टनली ग्राफ। दैट इज स्ट्रेन, दिस इज shear स्ट्रेन बाय 2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्टिकल वैल्यू ले लेता हूँ, दैट इज 60 कॉमा 74.5। सिंपली डिवाइड दिस 149 टू 2 क्योंकि हम यहाँ पे गैमा बाय 2 ले रहे हैं, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। एंड फॉर द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मेरे पास जो स्ट्रेन की वैल्यू है दैट इज 246 कॉमा माइनस 74.5। इन लाइन्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, सर्कल ड्रा करेंगे। इसको थोड़ा सा so much better। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेता हूँ और रेडियस कैलकुलेट कर लेता हूँ जी। तो सेंटर के लिए मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 246 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 0 इज इक्वल टू 153 कोमा 0। तो मेरे पास ये सेंटर पॉइंट आ गया 153 कोमा 0। रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे बाय सिंपली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये जो मेरे पास ट्राइंगल है इसके अंदर हम वैल्यू को प्लग इन करते हैं, 246 माइनस 153 स्क्वायर प्लस 74.5 square and then we come up with 119.2 micron। ये मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ गई और अब मुझे यहाँ पे E1 स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेन 1 जो है मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी, पहले इस रेडियस को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो रेडियस है मेरे पास 153 कोमा 119.2। अब मेरे पास E1 जो एप्सिलॉन 1 जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 153 प्लस 119.2। सो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 272.2 माइक्रोन। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक आंसर आ गया। अब मुझे एप्सिलॉन 2 कैलकुलेट करना है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 153 minus 119.2 and then you come up with this solution, epsilon 2 is equal to 33.8 micron। और राइट जी, हमने यहाँ पे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 भी निकाल लिया। अब हमने इसको ओरिएंट करना है स्ट्रेन ब्लॉक के थ्रू, तो मुझे यहाँ पे एंगल जो के 2 थीटा बाई पी है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। So for that angle 2 theta by P, so we know 2 theta by P is equal to sine inverse times 74.5 divided by 119.2। बेसिकली यहाँ पे जो साइन था साइन 2 थीटा बाई पी था, तो मैंने यहाँ पे साइन को साइन इनवर्स ले लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और राइट जी, तो 2 थीटा बाई पी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 38.6 डिग्री। सो थीटा पी इज equal to 19.3 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे
ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरे पास मेरा स्ट्रेन प्लॉट आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रेन है दैट इज 272.2 माइक्रोन और ये एंगल है मेरे पास 19.3 डिग्री और यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेन 2 की वैल्यू है दैट इज 33.8 micron. So this conclude our today lecture.